गुड मॉर्निंग। इस क्लास में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखते हुए, आजकल उनकी प्रकृति को देखते हुए कुछ ऐसे शब्द आते हैं हिंदी के प्योर, जिसको आप समझ नहीं पाते। जैसे एक सेंटेंस दे दिया, निम्न में से कौन सा प्रभाव है या निम्न में से कौन सी क्रिया है, तो लगभग 22 पेज में कुछ ये मैटर है जो मैंने तैयार किया है। इसमें से हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपके कंसेप्ट को वापस क्लियर कर दें, या हो सकता है परीक्षा में आपके काम आ जाएं। स्टार्ट करेंगे हम प्रमुख शब्दावली में से कि कौन कौन सी शब्दावली है, वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे अपन, एक नाम आता है कर्ता प्रेक्षक प्रभाव। बिल्कुल याद रखना है, कर्ता प्रेक्षक प्रभाव क्या होता है इसको समझ लें। स्वयं अपने अनुभव या व्यवहार के लिए, आप जो अनुभव करना चाहते हैं या कोई व्यवहार करना चाहते हैं, आप स्वयं क्या हो गए, कर्ता, और आपके सामने दूसरा व्यक्ति वो क्या हो गया, प्रेक्षक। अब आपके व्यवहार के लिए और दूसरे व्यक्ति के उसी अनुभव या व्यवहार के लिए अलग अलग गुणारोपण करने की प्रवृत्ति। दो व्यक्तियों के व्यवहार सेम है, आपका व्यवहार और दूसरे व्यक्ति का व्यवहार सेम है, लेकिन आप दोनों की अलग अलग व्याख्या करते हैं, वह कर्ता प्रेक्षक प्रभाव कहलाता है। मनोविज्ञान में इंपॉर्टेंट है। इसको अपन कह सकते हैं तेरा खून खून और मेरा खून पानी, अर्थात अपने गुण की तो बढ़ाई करना लेकिन सामने वाले गुण की बुराई करना, ये कहलाता है कर्ता प्रेक्षक प्रभाव। बिल्कुल याद रखें। अनुकूलन किसे कहते हैं, बहुत आसान शब्द है, जो आसान है उनको बहुत छोटे में निपटाएंगे। संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक परिवर्तन जो किसी जीव के उत्तरजीविता मूल्य में वृद्धि करता है। यहाँ अनुकूलन दो प्रकार के परिवर्तन है, एक तो संरचनात्मक जिसको ही प्रकार्यात्मक कहा जाता है, यह उत्तरजीविता जिसको विज्ञान में कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इसके लिए अनुकूलन की आवश्यकता है। विसंबंधन किसे कहते हैं, इसे एलिनेशन भी कहा जाता है, किसी समाज या समूह का अंग न होने की भावना। यह शब्द है वह आपने सामाजिक विकास जो पढ़ा होगा उसमें पढ़ा होगा कि जब कोई व्यक्ति है वह किसी समाज या समूह का अंग न होने की भावना रखे, अर्थात उसकी समाज से विरक्ति हो जाए, तब वह कौन सी क्रिया कहलाएगी, विसंबंध कहलाएगी। तो विसंबंध आपको याद रखना है। तीन यहाँ एक बात करेंगे, ये तीनों तीन इंपॉर्टेंट है। गुदी अवस्था, इसकी चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे कि सिगमंड फ्राइड का जो मनोलैंगिक विकास है उसमें ये अवस्थाएं आती है, फिर भी फ्रायड द्वारा वर्णित वह अवस्था, ठीक है, फ्रायड द्वारा वर्णित मनोलैंगिक अवस्थाओं में दूसरी, इसने जितनी बताई थी उसमें दूसरी, जो शिशु के दूसरे वर्ष में घटित होती है, और इसमें शिशु सुख की प्रतीति गुदा और मल के प्रतिधारण और निष्कासन पर केंद्रित करता है, अर्थात सारी क्रियाएं वह इसी माध्यम से करता है, तो यह कहलाती है गुदी अवस्था। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्षुधा अभाव, हिंदी में ज़रूर ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट। क्षुधा अभाव का मतलब होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। दो शब्द आपने सुने होंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक आता है बुलिमिया नर्वोसा। दोनों ही बीमारियों को आपको याद रखना है। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों ही खाने से संबंधित विकृतियां है। ऐसा विकार जिसमें शारीरिक वजन में अत्यधिक कमी निहित है और इसमें वजन बढ़ने या मोटा होने का तीव्र भय उत्पन्न होता है, अर्थात यह एक भय है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखें। क्षुधा अभाव एक भय है जिसमें मोटा होने का डर रहता है, और यह संबंधित किससे है, किशोरावस्था, और ज़्यादातर किशोरावस्था में भी ये किस में पाया जाता है, लड़कियों में पाया जाता है, तो बिल्कुल इसको याद रखें। एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि दुश्चिंता विकार, चिंता तो है ही इसमें, ऐसे विकार जिसमें दुश्चिंता ही प्रमुख लक्षण होती है, इस विकार में सुभेद्यता की भावना, आशंका या भय पाया जाता है। सुभेद्यता क्या समझे इसको, कि अपने आप को डिप्रेस मानना, अपने आप को कम मानना, यही कहलाता है सुभेद्यता। अपने आप की योग्यता का कम मूल्यांकन करना, यह सुभेद्यता कहलाती है। देखिए ये प्रश्न पूछा कैसे जा सकता है, एक व्यक्ति अपने आप को, अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन निम्नतर दृष्टि में करता है, तो यह दुश्चिंता विकार कहलाएगा, सुभेद्यता कहलाएगा, आशंका कहलाएगा या भय कहलाएगा, तब ये क्या हो गया आपका, सुभेद्यता। तो इस पॉइंट को भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगली बात करें अभिक्षमता, अभिरुचि, अभिक्षमता, ऐसी बातें आएंगी, लेकिन यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट है, वाक्य इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड किसे कहा जाता है, एप्टीट्यूड। अभिक्षमता ऐसी विशेषताओं का संयोग जो व्यक्ति की शिक्षण द्वारा
कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्थता का सूचक होता है। मतलब ऐसे कौशल जिन्हें आप अर्जित कर सकते हैं, ऐसे कौशल जिन्हें अर्जित किया जा सकता है। अब यही की यही लाइन है, यह यूपी टेट 16 में पूछी गई थी, यही प्रश्न आया था। ऐसी विशेषताओं का संयोग जो व्यक्ति की शिक्षण द्वारा कुछ विशिष्ट कौशलों को अर्जित करने की समर्थता का सूचक होती है। इसमें अभिक्षमता, अभिरुचि, अभिवृद्धि, ऐसे ऐसे प्रश्न थे। तो इसको बिल्कुल आपको याद रखना है किस प्रकार से अभिक्षमता को परिभाषित किया जाए। कुछ शब्द ये हो गए। अब अगले शब्दों पे चलते हैं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हम यहाँ जूम इन और जूम आउट कर रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, हमारे पास इतनी ही सुविधाएं हैं। अभिक्षमता का परीक्षण। अब यहाँ पे देखना अभिक्षमता परीक्षण क्या होता है। जो व्यक्ति होता है उसके निष्पादन की क्षमता का मापन करने वाला परीक्षण। यहाँ पे एक वर्ड है निष्पादन, ठीक है, योग्यता नहीं है। यहाँ पे निष्पादन की क्षमता, अभी योग्यता की क्षमता नहीं है, निष्पादन की क्षमता का मापन करने वाले जो परीक्षण है वो अभिक्षमता परीक्षण कहलाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाते हैं। अब आता है आद्य प्ररूप। ये वैसे तो विज्ञान का शब्द है लेकिन ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आद्य प्ररूप क्या होता है, इसके जो पीडीएफ फाइल है वह हम आपको भेज देंगे, आपका जो ग्रुप है उसमें। सामूहिक अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए यंग द्वारा प्रयुक्त, ये आद्य प्ररूप है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? युंग ने। कार्ल युंग का नाम सुना होगा, व्यक्तित्व का वर्गीकरण जिसने किया था। तो अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युंग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक, अर्थात अचेतन की अंतर वस्तुओं का संबंध इसका संबंध किससे होता है? वंशानुक्रम। तो अचेतन की ऐसी अंतर वस्तुएं जिनका संबंध वंशानुक्रम से होता है वही क्या कहलाते हैं? आद्य प्ररूप कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है भाव प्रबोधन। यहाँ आपके शिक्षण विधियों में भी इसको पढ़ेंगे। भाव प्रबोधन का मतलब क्या होता है इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है एरोसल, ये भी पूछा गया है। दूसरे के उपस्थित रहने या निष्पादन के मूल्यांकित होने के विचार से अनुभूत तनाव। एक व्यक्ति है वह अपने विचार प्रकट कर रहा है और इन विचारों से अगर आप में तनाव उत्पन्न होता है, तनाव इंपॉर्टेंट है, जिस तनाव की अनुभूति करते हैं इसी को क्या बोला जाता है? भाव प्रबोधन। इसमें केवल जो दुखद घटनाएं हैं वही सम्मिलित होती है। आप खुश होते हैं वो भाव प्रबोधन नहीं होगा। भाव प्रबोधन का मतलब है दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति, या तो उस व्यक्ति की उपस्थिति आप में तनाव पैदा करे या उस व्यक्ति का विचार आप में तनाव उत्पन्न करे, तो यही भाव प्रबोधन कहलाता है। अभी हम पढ़े थे अभिक्षमता, अब इसके बाद पढ़ेंगे अभिवृत्ति क्या होता है। तो किसी विषय पर मन, विचार या प्रत्यय की वे स्थितियां जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक घटक होता है, यानी कि अभिवृत्तियों का संबंध तीनों ही पक्षों से होता है। तीनों पक्ष अगर इनमें नहीं समझ में आए तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक को क्या बोल सकते हैं? क्रियात्मक पक्ष भी बोला जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स तो हम नहीं कह सकते आपको, भावी अध्यापक को थोड़ा सा इसमें ध्यान दें कि क्या होता है, किस शब्द का क्या मतलब होता है। अगला आता है अभिवृत्ति विषय क्या होता है? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। किसी भी अभिवृत्ति का आपका लक्ष्य, ठीक है, आपके विचार तो हो गए अभिवृत्ति, लेकिन इन विचारों को अगर आपने लक्ष्य में परिवर्तित कर दिया तो यह कहलाता है अभिवृत्ति विषय। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, किसी अभिवृत्ति के लक्ष्य को क्या कहा जाता है? उद्दीपक कहा जाता है, अभिवृत्ति निष्पादन कहा जाता है। ये शब्द पूछे गए थे, अभिवृत्ति निष्पादन और फिर अभिवृत्ति विषय या अभिवृत्ति संयोग, ये 4 शब्द पूछे गए थे। तो अभिवृत्ति विषय का संबंध किससे होता है? अभिवृत्ति के लक्ष्य से होता है। देखिए प्रश्न है, वह राम नाम का बालक है या फिर ये बालक है, सीता है, इस नाम से अप्लाइड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। अगली चर्चा करें अभिवृत्ति विषय के बाद, गुणारोपण और स्वलीनता, इन दोनों की बात हम कर चुके हैं। पहले गुणारोपण की बात करेंगे। गुणारोपण क्या होता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। गुणों का आरोपण, अर्थात अपने
अथवा दूसरे के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए उस व्यवहार के कारणों का विवरण देना। अगर आप खुद के व्यवहार की व्याख्या करना चाहते हैं, दूसरे की व्यवहार की व्याख्या करना चाहते हैं, तो उस व्यवहार के कारणों का आप विवरण दे रहे हैं, वही कहलाता है गुणारोपण। तो गुणारोपण का संबंध किससे है? अपने या दूसरे के व्यवहार की व्याख्या के लिए कारणों का विवरण देना ही गुणारोपण कहलाता है। अधिकतर रक्षा युक्तियों में गुणारोपण शब्द है उसका अधिकतर प्रयोग होता है। स्वलीनता, तो हम जिम्बार्डो और रुक का चिंतन के प्रकार पढ़े थे, उसमें स्वलीनता, स्वली चिंतन आया था, उसी से ये स्वलीनता उत्पन्न हुई है। शेषवावस्था में प्रारंभ होने वाला व्यापक विकासात्मक विकार, पहले तो ये क्या है? विकार है, ये समझें, जिसमें अनेक प्रकार की असामान्यताएं निहित होती है, जैसे कि भाषागत असामान्यता, प्रात्यक्षिक असामान्यता और गतिपरक असामान्यता। मतलब भाषागत विकास, प्रत्यक्षण विकास और गतिपरक विकास में न्यूनता या दोषपूर्ण वास्तविक परीक्षण और सामाजिक विरक्ति आदि आ जाती है। तो स्वलीनता किस अवस्था का लक्षण है? शेषवावस्था का। स्वलीनता क्या है? विकार है। कितने पक्षों में हो सकता है? भाषागत, प्रत्यक्षिक और गतिपरक। जिससे क्या उत्पन्न होते हैं? न्यूनता या फिर सामाजिक विरक्ति उत्पन्न होती है। तो यह स्वलीनता से संबंधित कुछ शब्द थे। अब आएंगे दो चीजें जो रेमन कैटल में आप पढ़े होंगे, प्रमुख विशेषक या शील गुण और केंद्रीय विशेषक या शील गुण। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक को कार्डिनल ट्रेट्स कहा गया और एक सेंट्रल ट्रेट्स कहा गया है। इसकी व्याख्या हमने व्यक्तित्व के सिद्धांतों में कर ली है, फिर भी समझे। प्रमुख विशेषक, प्रमुख विशेषक ऑलपोर्ट ने सबसे पहले बताया था कि वह विशेषक जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व में प्रमुखता से विद्यमान रहते हैं, इसलिए इनको कार्डिनल बोला गया है। प्रमुखता से अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका कौन निभाते हैं? कार्डिनल। ये आपको याद रखना, कार्डिनल। प्रमुख ये तो ठीक है, लेकिन कार्डिनल ट्रेट्स आपको याद रखने हैं। और केंद्रीय विशेषक जिनको बोलते हैं सेंट्रल, दूसरे के बारे में विचार निर्मित करने के लिए ध्यान देने योग्य मुख्य विशेषक। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यह एकल विशेषक होते हैं जो व्यक्ति के खुद के जानने के लिए काम आते हैं, खुद को जानने के लिए, जबकि दूसरे के बारे में विचार निर्मित करने के लिए कौन से विशेषक काम आते हैं? केंद्रीय विशेषक जिनको बोला जाता है सेंट्रल ट्रेट्स बोला जाता है। जो विज्ञान मनोविज्ञान पहले पढ़ चुके पूरा वह तो इनको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, और जो इसी को सीधा पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम कहते हैं हमारे पुराने वीडियो है वो दिन में एक बार आप ज़रूर देखते रहिए, पैरासिटामोल की तरह दिन में 3 बार एक वीडियो आप ज़रूर देखेंगे तो मनोविज्ञान है वह आपके 1 महीने में बहुत अच्छा हो जाएगा। हम नहीं कह रहे कि हमने सब पढ़ा दिया, लेकिन ये पढ़ा रहे इसमें सब कुछ आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अब आता है अभिवृत्ति की केंद्रिता। ये केंद्रिता भी पूछा गया है। अभिवृत्ति का विषय अलग था जो हमने आपको पढ़ाया। अभिवृत्ति की केंद्रिता का अर्थ क्या होता है? तो वह मात्र, जहाँ मात्रा है यहाँ पे, वहाँ मात्रा, यहाँ मात्रा समझें, वह मात्रा जहाँ तक कोई एक विशिष्ट अभिवृत्ति पूरी अभिवृत्ति व्यवस्था को प्रभावित करती है। अर्थात आपकी अभिवृत्ति को कोई दूसरी अभिवृत्ति प्रभावित करती है, मतलब अभिवृत्ति की अभिवृत्ति से प्रभाविता ही कहलाती है अभिवृत्ति की केंद्रितता। ये इसको ज़रूर याद रखना है। स्वार्थी सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ये रोजर्स है, कार्ल रोजर्स, आपने नाम सुना होगा, जिसको रोजर्स लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कार्ल रोजर्स द्वारा विकसित चिकित्सा उपागम, जिसमें चिकित्सक सेवार्थियों को अपनी सही भावनाओं को स्पष्ट करने और वे कौन है उसका मूल्यांकन करने में उनकी सहायता करता है। अर्थात आत्मनिरीक्षण में सहायता करना, एक व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचने के लिए सहायता करना ही कहलाता है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, जिसको क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बोलते हैं, CCT बोला जाता है। ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। अगली बात करें सहकार्य, संज्ञान और संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। ये तीनों ही इतने इंपॉर्टेंट है। सहकार्य का मतलब क्या होता है वो समझ ले। सहकार्य होता है ऐसी स्थिति जिसमें बहुत से लोग दूसरों की उपस्थिति में उसी कार्य को करते हैं। अर्थात एक व्यक्ति पहले जो कार्य कर रहा है उसी कार्य को आप कर रहे हैं, तो यह कहलाता है सहकार्य, जिसको कोएक्शन बोलते हैं।
अब यह सहयोगशील अधिगम की श्रेणी में आता है। आपने नाम सुना होगा सहयोगशील अधिगम। यह सहकार्य पे आधारित होता है। संज्ञान किसे कहते हैं? कई बार ये प्रश्न संज्ञान संज्ञान आपने सुने होंगे कि ज्ञान है वह संज्ञान में बदलता है, ज्ञान है वह आपकी निम्नतम सीढ़ी है, संवेदना ज्ञान की निम्नतम सीढ़ी है और संज्ञान है वह ज्ञान की उच्चतम सीढ़ी है। संज्ञान का सीधा सीधा अर्थ समझे तो जानने की प्रक्रिया होती है। यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। तो संज्ञान जानने की प्रक्रिया है, संज्ञान मानसिक प्रक्रिया है जो किस पर आधारित होती है? चिंतन, निर्णयन और भाषा के उपयोग तथा अन्य उच्चतर मानसिक प्रतिक्रियाओं से संबद्ध होती है। कहीं कहीं ये लिखा हुआ है, वह आप ध्यान रख ले, थोड़ा सा टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया मेरे से। तो संज्ञान जानने की प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है और मानसिक प्रक्रिया में भी कैसी है? उच्चतर मानसिक प्रक्रिया है जो किसके उपयोग से संभव है? चिंतन, निर्णयन और भाषा के उपयोग से ही यह आती है। इसके अलावा और भी प्रश्न हो सकते हैं, इनको भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली और संज्ञानात्मक संगति और संज्ञानात्मक विसंगति, तीनों को समझेंगे। संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली का मतलब क्या होता है? तो परीक्षणों की एक माला जिसका निर्माण 4 आधारभूत 5 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। तो ये बुद्धि के 5 मॉडल से संबंधित है। संज्ञानात्मक जो मूल्यांकन प्रणाली है वह किससे संबंधित है? बुद्धि के मॉडल से। और ये बुद्धि का 5 मॉडल किसने दिया था? तो बुद्धि के मॉडल पढ़ ले, उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें योजना, अवधान, सहकालिक, अनुक्रमिक का मापन करने के लिए किया जाता है। अर्थात कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। PASS। संज्ञानात्मक संगति क्या होती है? तो देखेंगे, ऐसी स्थिति जिसमें विचार या प्रत्यय तार्किक दृष्टि से एक दूसरे से सुसंगत होते हैं। 2 विचार है और दोनों ही विचार आपस में तार्किक रूप से जुड़े हैं, तो यह तो कहलाएगी संगति। 2 विचारों का तार्किक रूप से जुड़ा होना कहलाता है संगति। और यही दोनों विचार है वह तार्किक रूप से नहीं जुड़े हैं, अर्थात किसी अभिवृत्ति व्यवस्था की वह स्थिति जिसमें 2 संज्ञानात्मक तत्व तार्किक दृष्टि से विरोधात्मक या असंगत होते हैं। अगर ये 2 लक्ष्य शब्द आ जाए तब तो ये हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व और इसमें अंतर है। अगर विचारों में सुसंगतता है तो वह संज्ञानात्मक संगति कहलाएगी, और विचारों में विरोधाभास है तो वह संज्ञानात्मक विसंगति कहलाएगी। अगर लक्ष्य है, उस लक्ष्य के बीच में आप फंस जाते, 2 लक्ष्य में से किसका चुनाव करना पड़े, तो वो द्वंद्व हो जाता है। तो दोनों ही चीज़ें अलग है, दोनों ही ध्यान रखें आप। दोनों की व्याख्या हमने कर ली है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, देरी रखिए, बहुत लंबे चौड़े शब्द है, हम सोच रहे हैं कि 1 घंटे की क्लास में पूरा समझा दें। सामूहिक अचेतन क्या होता है? अब देखना, ये अचैतन्य जो आते हैं वो सिगमंड फ्राइड से संबंधित है, लेकिन सर्वाधिक व्याख्या युंग कर रहा है यहाँ पे। कार्ल युंग द्वारा अभिग्रहित अचेतन का वंशागत अंश, बिल्कुल ये याद रखना है। कार्ल युंग ने बताया था कि आपके अचेतन का जो वंशागत भाग होता है इसे क्या बोला जाता है? सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोला जाता है। वह चेतन जो सभी मानवों में समान रूप से विद्यमान होता है, अर्थात यह मानव का अनिवार्य अंग है। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। कार्ल युंग द्वारा ऐसा ही पूछा ले जाए, या फिर सीधा पूछा जाए अचेतन का वंशागत अंश, या वह अचेतन जो सभी मानवों में समान रूप से विद्यमान है, जिसे क्या कहते हैं? तो सामूहिक अचेतन, सामूहिक अवचेतन। इसके बाद दूसरे 2 शब्द दे दे जो आपको कन्फ्यूजन लगे, तो इनको सामूहिक अचेतन को आपको याद रखना है, अचेतन का वंशागत अंश। ठीक है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में फर्क होता है। प्रतिस्पर्धा एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2 व्यक्तियों या समूहों में परस्पर होड़ उत्पन्न होना। होड़ उत्पन्न हो गई तो कह सकते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसा आपने सुना होगा। प्रतिस्पर्धा में हर तरीका है वह अपनाया जा सकता है, किसी न किसी तरीके से लक्ष्य प्राप्त करना, क्योंकि उद्देश्य एक ही है और संभागी बहुत ज़्यादा है। तो कहते हैं कि छात्रों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न ना की जाए, उसमें प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। मैं मनोवैज्ञानिक तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न ना की जाए, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न की जाए तो ये बेहतर रहेगा। नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता।
देखिए प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन को आप समझें। प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता क्या होती है? तो किसी एक स्थिति को सहन करने की योग्यता, मतलब आपकी सहन शक्ति, ठीक है, आपकी सहन शक्ति की लिमिट, जिसमें लोगों को भौतिक स्थान आदि बुनियादी संसाधन तक के लिए अन्य बहुतों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। छोटे से लक्ष्य के लिए भी आपको बहुत सारा तड़पना पड़े, तब आपका सहन शक्ति जवाब दे जाए, तो ये प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता का अभाव है। मतलब छोटे से छोटे काम के लिए भी आपकी सहन शक्ति कितनी अधिक है, छोटे से कार्य के लिए या बेसिक रिसोर्सेज है उनके लिए भी आपको बहुत सारे लोगों से भिड़ना पड़ता है, तो यह कहलाती है प्रतिस्पर्धा सहिष्णुता। अनुपालन किसे कहते हैं? तो सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार जिसमें एक या अधिक व्यक्ति प्रभुत्व न रखते हुए भी एक या अधिक व्यक्तियों के सीमित अनुरोधों को स्वीकार कर लेते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है। अनुपालन एक सामाजिक प्रकार है जिसमें एक या अधिक व्यक्ति प्रभुत्व न रखते हुए भी एक या अधिक व्यक्तियों के सीमित अनुरोधों को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात हर किसी की बात मानते हैं, वह अनुपालन कहलाता है। घटकीय बुद्धि, द्वंद्व, इन दोनों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। घटकीय बुद्धि स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में आती है। त्रिचापीय सिद्धांत, ये सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है। मैं आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से सोचने में काम आती है। अब घटकीय बुद्धि का उपयोग आपको याद रखना है, वह बुद्धि जो आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टि से सोचने की योग्यता का द्योतक होती है, वो बुद्धि कौन सी होती है? घटकीय बुद्धि होती है। द्वंद्व किसे कहते हैं? ये तो अच्छी तरह से समझा दिया है। परस्पर विरोधी अभिप्रेरक हो सकते हैं, अंतर्नोद हो सकते हैं, आवश्यकता हो सकती है या लक्ष्य हो सकते हैं। एक लक्ष्य, दो लक्ष्य, व्यक्ति एक, लेकिन दोनों ही लक्ष्य परस्पर विरोधी है, तो इससे उत्पन्न विक्षोभ या तनाव को क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। यहाँ चार चीजें याद रखनी है। द्वंद्व अभिप्रेरकों से भी उत्पन्न होता है, अंतर्नोद से भी उत्पन्न होता है, आवश्यकता से भी उत्पन्न होता है और लक्ष्य से भी उत्पन्न होता है। अर्थात द्वंद्व उत्पत्ति के चार साधन इसमें बता दिए हैं, ये चारों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें अनुरूपता, और अनुरूपता के बाद आएगा आपका सर्वसम अभिवृत्ति परिवर्तन। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। अनुरूपता क्या होता है? तो सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार जिसमें व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानकों का अनुपालन करते हुए अपनी अभिवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। पहले व्यवहार कुछ और थे, फिर एक समाज का अंग बने और उस समाज के अनुसार अपनी अभिवृत्तियों या व्यवहार में परिवर्तन करने को ही क्या बोलते हैं? अनुरूपता। यहाँ अनुकूलन नहीं आएगा, ये समझें। अनुकूलन सामाजिक विकास में ये शब्द प्रयोग आता है। तो अनुरूपता का मतलब क्या हो गया? सामाजिक प्रभाव का एक प्रकार जिसमें व्यक्ति वर्तमान सामाजिक मानकों का अनुपालन करते हुए अपनी अभिवृत्ति या व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। सर्वसम अभिवृत्ति परिवर्तन, ये भी पूछा गया है। आपकी जो विद्यमान अभिवृत्ति है उसी की दिशा में अभिवृत्ति में परिवर्तन। आप चोर है और आप बहुत बड़े चोर बन रहे हैं, यानी कि पूर्व की अभिवृत्ति है उसी दिशा में अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन करते हैं, तो वह कहलाती है सर्वसम अभिवृत्ति परिवर्तन। तो इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली। नेक्स्ट चलते हैं अपन। धैर्य रखें, फिर कह रहे हैं, हो सकता है आपके बहुत काम आ जाएं। सांदर्भिक बुद्धि, कहीं न कहीं ये पढ़े होंगे स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में। स्टर्नबर्ग के ये सिद्धांत हैं, ठीक है, ध्यान रखें। ऐसी व्यावहारिक बुद्धि जिसका उपयोग दैनिक समस्याओं के समाधान में किया जाता है। इम्पोर्टेंट, सांदर्भिक बुद्धि का संबंध किससे होता है? दैनिक समस्याओं के समाधान में सामना करना। अब ये कोपिंग आया है, ये कोपिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? कोपिंग व्यवहार शब्द आता है। ऐसी मांगों के प्रबंधन का प्रयास करने की प्रक्रिया जो प्रयत्न सामान्य या व्यक्ति के संसाधनों की सीमा का अतिक्रमण करने वाली समझी जाती है। इसको समझ में नहीं आए तो समझना। आपने रक्षा युक्तियों के बारे में सुना होगा कि कहते हैं कि व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ जाती है, समस्या आती है तो व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? समायोजन करना पड़ता है। अब व्यक्ति समस्या आने पर दो तरीके से व्यवहार करता है, इसको ध्यान से समझें। कैसे दो व्यवहार करता है? एक तो क्या करता है? समस्याओं से फाइट करता है,
या समस्या से फ्लाइट करता है। फाइट का मतलब समस्या से लड़ना, भिड़ जाना, जीतेंगे किसी भी, या फिर समस्या से भाग जाना। दो तरीके के व्यवहार है, क्लियर समझे इसको। एक व्यक्ति है जब उसके सामने समस्या आती है तो वो दो तरीके के व्यवहार कर सकता है, या तो समस्या से लड़ना या फिर समस्या से भाग जाना। भिड़ना या भागना दो चीज़ें हैं, एक तो है फाइट और एक है फ्लाइट। अगर आप समस्या से भिड़ जाते हैं तो वही कहलाता है आपका कोपिंग व्यवहार। ये इंपॉर्टेंट है। कोपिंग व्यवहार का संबंध किससे है? रक्षा युक्तियों के प्रयोग नहीं करने से। और अगर समस्या से आप भागने का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कहलाता है डिफेंस मैकेनिज्म, और इसी डिफेंस मैकेनिज्म को हम कह सकते हैं रक्षा युक्तियाँ। तो कोपिंग व्यवहार का संबंध किससे है? ये कोपिंग पूछा गया है। कोपिंग व्यवहार का संबंध किससे है? किसी समस्या से भिड़ने से है। अगर समस्या से भाग जाते हैं तो वही क्या बन जाती है? आपकी रक्षा युक्तियाँ बन जाती है। परामर्श या अपबोधन और भीड़ सहिष्णुता। वैसे तो ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे तो हर चीज़ को पढ़ाएंगे। उपबोधन शब्द पूछा गया। ये परामर्श तो आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन उपबोधन है वह किसका प्रमुख कार्य है? शिक्षक का। यह शिक्षक से संबंधित है। समायोजन की प्राप्ति में एक बालक है वो कुसमायोजित है, तो उसको समायोजित करना है, तो उस बालक की सहायता के लिए, उस व्यक्ति की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की कार्य विधियों का सामान्य द्योतक शब्द है उपबोधन। जैसे कि सलाह देना, चिकित्सात्मक विचार विमर्श, परीक्षण देना या उसकी व्याख्या करना, तथा व्यावसायिक सहायता जिसको बोलते हैं व्यावसायिक मार्गदर्शन बोलते हैं। तो एक शिक्षक है वह एक बालक के समायोजन में जो सहायता करता है वही क्या कहलाता है? उपबोधन। मेरी दृष्टि में ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा। एम्बिशन का ये प्रयास आपके लिए जारी रहेगा। भीड़ सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? तो कुछ लोग आपने देखे होंगे उच्च घनत्व, जो जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्रों में रहते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को समाहित कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। भीड़ सहिष्णुता का अर्थ है उच्च सघनता या भीड़ वाले पर्यावरण के प्रति मानसिक रूप से समायोजन करने की योग्यता। जैसे भीड़ भाड़ वाले घर में, शहरों में लोग ऐसे ही रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि अपन किसके घर में, इतने छोटे घर होते हैं, जैसे ही एक पैर बाहर निकाला तीसरे घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो यही आपकी योग्यता है, वो कहलाता है भीड़ सहिष्णुता। और जो व्यक्ति गाँव में रहते हैं वो इस प्रकार के इलाकों में नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ आपको तीन चीज़ें और समझनी है। संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, ऐसा परीक्षण जो परीक्षार्थी के सांस्कृतिक अनुभवों के आधार पर विभेदन नहीं करता। अब देखना, संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण ये कभी भी अध्यापक को नहीं करने चाहिए, ये प्रश्न पूछा गया है। अर्थात परीक्षार्थियों में सांस्कृतिक अनुभवों के आधार पर विभेदन नहीं करना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसको CFT भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें। CFT मतलब कल्चर फेयर टेस्ट। किसी भी परीक्षार्थी में सांस्कृतिक अनुभवों के आधार पर विभेदन नहीं करना ही संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण कहलाता है। रक्षा युक्तियाँ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जिसमें अहम अचेतन रूप से इदम के अस्वीकार्य आवेगों का प्रयत्न करता है। यहाँ आपको इतना याद रखना, ये पूरी की पूरी लाइन पूछी गई है। ऐसा प्रभाव या ऐसा मैकेनिज्म जो अहम अचेतन रूप से इदम के अस्वीकार्य आवेगों का प्रयत्न करता है, जैसे कि दमन, प्रक्षेपण, प्रतिक्रिया निर्माण, उदात्तीकरण, युक्तिकरण आदि में होता है। तो यह डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है वो आपको पहले ही बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। दो चीज़ें आती है, संस्था विमुक्ति, और संस्था विमुक्ति के साथ दूसरा शब्द आता है भ्रमाशक्ति। देखो, डेल्यूशन पूछा गया है, ये डेल्यूशन है वह इंपॉर्टेंट है। पहले संस्था विमुक्ति की बात करें तो पूर्व मानसिक रोगियों को संस्थाओं से समुदाय में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया। अर्थात एक मानसिक रोगी है, वह हॉस्पिटल में है, जैसे ये ठीक हुआ इसे वापस अपने घर में भेजा जाता है, तो यहाँ पे समाज का उसके प्रति व्यवहार बदल जाता है। आजकल आपने देखा होगा, कोरोना पॉजिटिव था, हॉस्पिटल में गया, वापस आया तो उसके प्रति व्यवहार बदल जाता है, दूर रहने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इन मानसिक रोगियों को समाज में वापस पुनः मान्यता मिल जाती है तो इसको ही कहा जाता है संस्था विमुक्ति। और संस्था विमुक्ति का संबंध केवल किससे है? मानसिक रोगियों से है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी।
भ्रमासक्ति जिसको बोलते हैं डेल्यूशंस, ये बिल्कुल याद रखें, डेल्यूशन शब्द आता है अतार्किक या उच्छृंखल विश्वास, निर्व्यक्तिकरण या व्यक्तित्व लोभ विकार, जिसमें आप व्यक्तित्व को ही भूल जाते हैं, वह भ्रमासक्ति कहलाती है। डेल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, भूल भुलैया। स्प्लिट पर्सनैलिटी जो होती है वो इसी को कहा जाता है कभी कभी, है ना। मतलब अतार्किक रूप से आपने दूसरे की जो व्यक्तित्व है उसको अपने में समाहित कर लिया और उसी की तरह व्यवहार करने लगते हैं, तो ये डेल्यूशन की श्रेणी में आता है और इसी को भ्रमासक्ति बोला जाता है। तो इसको ज़रूर याद रखें। अगले टॉपिक की ओर चले तो अगला टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसको बोलते हैं विसाहचर्य विकार। विसाहचर्य विकार का मतलब हो गया आत्मबोध का समाप्त हो जाना, मतलब आपके सोचने की क्षमता है वो समाप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं विसाहचर्य विकार। रोगोन्मुक्ता दबाव मॉडल, वैसे तो ये इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमने तो कहा है कि आपको साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 लाने हैं, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में ये काम आएगा। वह दृष्टिकोण देखिए, रोगोन्मुक्ता दबाव मॉडल ये बोला जाता है डायथीसिस स्ट्रेड मॉडल, ये ध्यान रखना है आपको। वह दृष्टिकोण की जैविक प्रवृत्ति और जीवन के दबाव आदि कारकों की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप कोई विशिष्ट विकार उत्पन्न हो सकता है। अब देखना, एक रोग से लड़ते 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 आपने जितनी भी अंतःक्रिया की उसमें अगर कोई विशिष्ट विकार उत्पन्न हो जाए, जैसे कि आप किसी रोग से लड़ रहे हैं, ठीक तो हो गए, लेकिन उस रोग के प्रभाव के कारण आपके अंदर कोई विकार उत्पन्न हो जाए, तो इसको बोलते हैं रोगोन्मुक्ता दबाव मॉडल। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें दायित्व विसरण और विस्थापन। विस्थापन का नाम तो आप समझ गए होंगे, लेकिन दायित्व विसरण क्या होता है? इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात आपका जो उत्तरदायित्व उसके बारे में है। वह विचार जब जब अन्य लोग उपस्थित हो तो किसी कार्य को करने या न करने का उत्तरदायी किसी एक व्यक्ति को नहीं माना जा सकता, कार्य करने के लिए दूसरे सदस्य भी उतने उत्तरदायी होते हैं, अर्थात जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है, उसी को कहा जाता है दायित्व विसरण। आपने एक कहानी सुनी होगी बीरबल की, उन्होंने कहा था कि कितने लोग ईमानदार है या कितने लोग अच्छे, उसका पता लगाने के लिए एक तालाब में कहा था कल सब सुबह दूध डाल के आएंगे एक एक लोटा। तो सबने सोचा कि मैं एक लोटा पानी ही डाल देता हूँ, मेरे नहीं डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दूसरे दिन सुबह देखा तालाब में पानी ही पानी था, सबने यही सोचा कि मेरे नहीं डालने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व लेने का जो कंसेप्ट हो किससे संबंधित, दायित्व विसरण से। विस्थापन किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट है, आपने जनरल शब्द तो पढ़े होंगे, इसको विस्थापन कहते हैं, इसको विस्थापन कहते हैं, लेकिन यहाँ साइकोलॉजी की भाषा में समझे, किसी आवेश को कम कर। अब देखो, कोई भी आवेश है उसको कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। जब किसी व्यक्ति में आवेश है, बहुत उग्र है, उसको कम संकटकारी या सुरक्षित लक्ष्य की ओर मोड़ देना, और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का एक आधारभूत संप्रत्यय है, और ये क्या है? रक्षा युक्ति है। अर्थात जितनी भी रक्षा युक्ति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? विस्थापन आती है। और जब हम पढ़े थे संवेगों का प्रशिक्षण, उसमें ये सब चीज़ें पढ़े हैं संवेगों के प्रशिक्षण में। अगली बात करें तो विच्छेदन, अहम और तदनुभूति, ये तीन चीज़ें क्या होती है समझें। सबसे पहला है विच्छेदन, चेतनता में विखंडन। विच्छेदन है वो किस मन से संबंधित होता है? चेतन से। तो चेतनता में विखंडन जिसके कारण कुछ विचार, भावना या व्यवहार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर क्रियाशील रहती है, अर्थात जब आपकी सभी भावनाएं अलग अलग रूप से व्यवहार करने लगती है तो कहलाता है विच्छेदन। ईगो किसे कहते हैं? तो व्यक्तित्व का वह अंश जो इदम और बाह्य जगत के बीच अंतर्रोधी कार्य करता है, ईगो कहते हैं। अर्थात ईड और सुपर ईगो के बीच में जो आता है वो क्या होता है? ईगो कहलाता है। तदनुभूति, इम्पैथी और सिंपैथी दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरे की भावनाओं के प्रति एक सांवेगिक अनुक्रिया करना जो दूसरे व्यक्ति की भावना के समान हो। मतलब एक व्यक्ति दुखी है, उसके दुख में आप दुखी होते हैं तो ये सिंपैथी होती है, सहानुभूति होती है। लेकिन एक दुखी व्यक्ति की जगह अपने आप को रख कर देखना कि इस व्यक्ति को कैसा महसूस हो रहा होगा, मतलब यूँ नहीं तू इधर आ जा मैं इधर खड़ा रहता हूँ,
मतलब अगर ऐसा मेरे साथ हो जाता तो फिर क्या होता, यही कहलाती है तदनुभूति। तो सिंपैथी और इम्पैथी में बहुत अंतर है, बहुत ध्यान से समझिएगा, दोनों ही कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मूल्यांकन बोध क्या होता है, तो मूल्यांकन बोध का मतलब होता है उपस्थित व्यक्ति द्वारा नकारात्मक से रूप से मूल्यांकित होने का भय। देखिए, हर शब्द में सकारात्मक शब्द ही छुपे वो ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए आप एक स्टेज पे गाना गा रहे हैं, आप बहुत अच्छे गायक हैं और आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी जब आप छोटे थे तो ऐसा होता होगा कि आपके गांव के सारे लोग बैठे और आप एक गाना गा रहे हैं या डांस करने वाले हैं, तो सबसे पहला भय तो आपको क्या होगा कि इसमें ये आगे निठल्ले बैठे वैसे तो कुछ करते नहीं हैं, या पीछे निठल्ले बैठे वो कहीं न कहीं आपके डांस में कमी निकालेंगे। तो पहले ही आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आप किसकी आशा करते हैं, नकारात्मक रूप से मूल्यांकित होने की। तो एक व्यक्ति में नकारात्मक रूप से मूल्यांकित होने का भय आ जाए तो इसको कहते हैं मूल्यांकन बोध। बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, हम आपसे इससे प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट चर्चा करें हम तो परिभ्रांति क्या होती है। आनुभाविक बुद्धि की बात कर ली थी हमने, सांदर्भिक बुद्धि की। परिभ्रांति क्या होती है, तो एक ऐसी दशा जिसमें ऊर्जा संसाधन व्यंत हो चुके हैं, मतलब समाप्त हो चुके हैं, तथा अनुक्रियाशीलता घटकर न्यून हो जाती है। जब आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी मानसिक कार्य, शारीरिक कार्य, जब आपकी ऊर्जा समाप्त हो जाए तो डेफिनेटली आपकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कहते हैं कि इससे आपकी क्रिया करने की गति भी कम हो जाती है। और अधिगम वक्र का संबंध किससे है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिगम वक्र का जो संबंध है वो किससे है, परिभ्रांति या एग्जॉशन से है, जिसमें आपकी ऊर्जा कम हो जाती है और आपकी अनुक्रियाशील घटकर न्यूनतम हो जाती है, जीरो नहीं होती है। आनुभाविक बुद्धि क्या होती है, तो ये भी किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने। त्रिचापीय, ये सिद्धांत है, सिद्धांत नहीं है, ध्यान रखें। नई समस्याओं का समाधान करने के लिए सृजनात्मक ढंग से विगत अनुभवों का उपयोग करने की योग्यता। हर बुद्धि की बात कर चुके स्टर्नबर्ग के त्रिचापीय सिद्धांत में। आनुभाविक बुद्धि क्या करती है, विगत अनुभवों से लाभ उठाना और फिर उसमें किस ढंग से सोचना, सृजनात्मक ढंग से सोचना, किसके लिए, समस्या के समाधान के लिए। तो आनुभाविक बुद्धि का संबंध किससे है, इससे ही है। बहिर्मुखता क्या होती है, अभिवृत्ति की चरम सीमा क्या होती है और मुक्त साचर्य क्या होता है। बहिर्मुखता आप समझ गए होंगे, व्यक्तित्व की एक विमा जिसमें व्यक्ति, ये एक डायमेंशन है पर्सनैलिटी की, व्यक्ति की अभिरुचि अपने विचारों या भावनाओं की ओर अंतर्मुखी न होकर प्रकृति या अन्य व्यक्तियों की ओर बहिर्मुखी हो जाती है। अर्थात व्यक्ति अपनी भावनाएं दूसरे को प्रकट कर दे तो बहिर्मुखता कहलाती है। अभिवृत्ति की चरम सीमा क्या कहलाती है, तो तटस्थ बिंदु से अभिवृत्ति की अधिकतम दूरी। आप पहले क्या थे और अब क्या बन गए, यही डिस्टेंस है, वो अभिवृत्ति की चरम सीमा कहलाती है। और इसके बाद अभिवृत्ति का विकास नहीं होता। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मुक्त साहचर्य क्या होता है, तो एक परीक्षण है, एक मनोगतिक तकनीक, ये मनोगतिक है, मनोविश्लेषण नहीं है, ठीक है ना, मनोगतिक तकनीक, साइकोमोटिव तकनीक, जिसमें रोगी मन में आए हुए किसी विचार, भावना या प्रतिमा का शाब्दिक वर्णन करता है, भले ही वह महत्वहीन प्रतीत क्यों न हो, कैसी भी हो, चाहे झूठ बोले सही बोले, अब कुछ शब्दों के प्रति उसकी जो प्रतिक्रिया है वही क्या कहलाती है, मुक्त साहचर्य कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। मूल गुणारोपण त्रुटि क्या होता है और सामान्य संलक्षण क्या हो, अनुकूलन संलक्षण क्या होता है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यवहार के लिए बाह्य कारणों की अपेक्षा आंतरिक कारणों का अधिक गुणारोपण करने की प्रवृत्ति। तो मूल गुणारोपण त्रुटि का मतलब है अपने आप की ही सुनते रहना, बाह्य कारणों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना। कहते हैं कि किसी समस्या समाधान में आपको बाह्य परिस्थितियों का भी अध्ययन करना पड़ेगा ताकि आप आंतरिक क्षमताओं का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। लेकिन एक व्यक्ति वो बाह्य कारणों को तो तवज्जो नहीं देता और खुद की सोच के अनुसार ही कार्य करता है, तो इसे ही मूल गुणारोपण त्रुटि कहा जाता है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण, GAS, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है। इसमें 3 अवस्थाएं होती है।
सचेत अवस्था जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं को अग्रसर करती है, अर्थात एक का संबंध है वो तंत्रिका तंत्र से होता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं हैं वह हमेशा किस अवस्था से संबंधित होती है? सचेत अवस्था। ठीक है। प्रतिरोध अवस्था दूसरी है जिसमें जीव संकट का सामना करने का प्रयत्न करता है। दूसरी अवस्था बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध अवस्था, जिसमें जीव संकट का सामना करने का प्रयत्न करता है। पहली अवस्था सचेत अवस्था, दूसरी अवस्था प्रतिरोध अवस्था, और तीसरी अवस्था है परिश्रांति अवस्था, जो तब घटित होती है जब जीव संकट पर विजय पाने में असफल रहता है ना, वह हार जाए तथा शरीर क्रियात्मक संसाधनों, ये संसाधन है, को निशेष कर देता है, अर्थात लास्ट में जाके आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो जाता है। तो ये सामान्य अनुकूलन संलक्षण कहते हैं। वैसे आत्महत्या करे वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने प्रयासों को समाप्त कर देता है। तो GAS यानी कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण है, उसकी कितनी अवस्थाएं हैं बिल्कुल याद रखनी है। सचेत अवस्था जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है, प्रतिरोध अवस्था है वो किससे संबंधित होती है? संकट का सामना करने के प्रयत्न से, और तीसरी अवस्था होती है परिश्रांति अवस्था। आत्महत्या तो नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं प्रयास खत्म कर देता है। जब जीव संकट पर विजय प्राप्त करने में असफल रहता है तो फिर शरीर क्रियात्मक संसाधन को निशेष कर देता है। तो ये हो गया सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जिसको GAS के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जुड़े रहिए राजेश सुथार के साथ, आपको नई चीज़ें मिलती रहेंगी। हम नहीं कहते कि राजेश सुथार के साथ ही जुड़े रहिए। अगली बात करें हम विभ्रांति। विभ्रांति का मतलब है हेलुनिएशन, जिसको बोलते हैं हेलुसिनेशन भी बोला जाता है। इसमें हमेशा व्यक्ति को भ्रम का आभास होता है। आपको भी होता होगा जब आप व्हाट्सएप चलाते हैं और आपने किसी को हाय भेजा, किसी को भी, और आप पहले एक टिक देखेंगे यानी कि आपके वहाँ से मैसेज चला गया, 2 टिक देखेंगे अर्थात मैसेज पहुँच भी गया, और फिर आप इंतज़ार करेंगे ऐसे होने का, मतलब उसने रीड कर लिया। अब इसका उत्तर आएगा हाय बेबी, ठीक है, या बाबू भी आ सकता है, आजकल तो बाबू वर्ड बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन आपको पता चला कि इसका ये मैसेज तो नहीं आया, आपको सीधा उसने क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। मतलब आपको अभी तक क्या था? भ्रम का आभास था। ये समझाने का एक तरीका था। इसको समझेंगे कैसे? एक मिथ्या प्रत्यक्षण जिसमें संगत और उपयुक्त वस्तु के दर्शनीय उद्दीपक, ये उद्दीपक है, के रूप में न होकर भी वस्तु की वास्तविकता का भ्रामक बोध होता है, यह एक असामान्य गोचर है। यानी कि व्यक्ति की असामान्यता, ये बीमारी है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप एक शमशान से गुजर रहे हैं रात को, और आपको पीछे से भूत आने का, पीछे से आपको लग रहा है कि भूत आ रहा है नहीं, फिर भी लग रहा आ रहा है, तो यही बोला जाता है हेल्यूसिनेशन। इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा भ्रम का आभास। ठीक है, बार बार व्हाट्सएप चेक करना, आया मैसेज, आया मैसेज, आया मैसेज, ये भी आपका भ्रम ही होता है मेरे हिसाब से। तो परिवेश प्रभाव क्या होता है? हेलो इफेक्ट पूछा गया है। व्यक्तित्व में हम किसी मापन प्रणाली को पढ़े थे तब इसको बोला था। इसको परिवेश प्रभाव भी बोला जाता है, और इसी को एक नाम और दिया है, छाया प्रभाव भी बोला गया है। दोनों ही नाम हैं। सकारात्मक गुणों को अन्य सकारात्मक गुणों के साथ जिसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है उससे संबद्ध करने की प्रवृत्ति। एक गुण को दूसरे गुण से संबद्ध कर देना, लेकिन दूसरे गुण के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, ये हेलो इफेक्ट कहलाता है। दृढ़ता क्या होती है? हार्डनेस। अपने बारे में, जगत के बारे में और इनकी अंतःक्रियाओं के संबंध में विश्वासों का एक समुच्चय सेट है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है दृढ़ता की: प्रतिबद्धता, नियंत्रण तथा चुनौती। इंपॉर्टेंट, दृढ़ता की कितनी अवस्था होती है? 3। इसमें व्यक्ति है वह दूसरों के बारे में, अपने बारे में और अंतःक्रिया, उनके बीच में अंतःक्रिया में विश्वासों का एक समुच्चय सेट बना देता है। विश्वास उत्पन्न हो जाता है किसके कारण? प्रतिबद्धता के कारण, नियंत्रण के कारण और चुनौती के कारण। तो ये चीज़ें कहलाती है दृढ़ता कहलाती है। इंपॉर्टेंट था। समस्थिति, शरीर के भीतर शरीर क्रियात्मक संतुलन की दशा। ये शरीर क्रियात्मक संतुलन की दशा है जो शरीर के अंदर चलती है। मानवतावादी चिकित्सा किसे कहते हैं? तो ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें निहित अभिग्रह वह है कि लोगों का अपने व्यवहार पर नियंत्रण होता है, वे स्वयं अपने जीवन के संबंध में चयन कर सकते हैं और अनिवार्य रूप से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है वो समझे। मानवतावादी उपागम
कहीं न कहीं आपने सुना होगा, इसमें ये चीज़ कहा गया है कि व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए बाह्य अभिप्रेरणा है वो ज़्यादा उपयोगी नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। मतलब लोगों का अपने व्यवहार पर नियंत्रण होता है, खुद में अक्ल होती है, खुद अपने जीवन के बारे में निर्णय लेते हैं और अनिवार्य रूप से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब खुद ही सब काम करते, दूसरे पे ज़्यादा वह आश्रित नहीं रहते हैं। स्वकाय दुश्चिंता रोग, इसको पूछा गया है हाइपोकॉन्ड्रियसिस। बिल्कुल आपको याद रखना है हाइपोकॉन्ड्रियसिस क्या होता है। तो एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसमें व्यक्ति चिकित्सकों के बार बार किसी बीमारी के न होने का आश्वासन दिया जाने के उपरांत भी शारीरिक प्रतिक्रियाओं के विषय में सोचता रहता है और काल्पनिक बीमारियों के भय से ग्रस्त रहता है। हाइपोकॉन्ड्रियसिस का मतलब है कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को आपने अपने लक्षण बताए, डॉक्टर ने कहा कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब सही बात है, पर कोई चिंता की बात तो नहीं। डॉक्टर ने कहा नहीं कोई बात नहीं, ठीक नहीं साहब, पर कोई ऐसा। डॉक्टर ने कहा बेवकूफ़, तेरे को कितनी बार बताया, तेरे को कुछ नहीं है। फिर भी वो काल्पनिक बीमारियों के भय से ग्रस्त हो जाता है कि उसको ऐसा हुआ, मेरे को भी ऐसा हो रहा है, वो निपट गया तो मेरा निपटना तय है। तो यह कहलाता है स्वकाय दुश्चिंता रोग, अर्थात काल्पनिक बीमारियों के भय से ग्रस्त होना ही यही कहलाता है। अगली बात करें इदम या ईड, तो इसके बारे में तो आपने बहुत कुछ सुन रखा है। ईड का मतलब क्या होता है, तो फ्रायड के अनुसार मानस का वह आवेगी एवं अवचेतन अंश जो मूल प्रवृत्ति जन्य अंतर्नोदों के परितोषण की ओर निश्चित होता है। अर्थात यह क्या होता है, सुखाप्सी, सुखोप्सी, ऐसा ही कुछ बोला जाता है हिंदी में, ठीक है ना। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, व्यक्तित्व में कर चुके हैं। अगली बात की तरफ जाएं तो अगली बात आपको याद रखनी है, यही आ गई सुखोप्सा। वही सुखेप्सा सिद्धांत के माध्यम से क्रियाशील होता है ईढ़ ही, और ईढ़ ही वास्तविक अवचेतन या मानस का गहनतम अंश समझा जाता है। आदर्श अहम, अब ये ईगो, ईड ईगो सुपर ईगो नहीं है, उससे भी अलग है। इसको आइडियल सेल्फ कहा जाता है। इस सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जाता है, जिस प्रकार का व्यक्ति हम बनना चाहेंगे इसे अहमादर्श या आदर्शीकृत आत्म भी कहा जाता है। मतलब हम जो बनना चाहते हैं, उस जो बनना चाहते हैं उसका निर्णय कर लिया और फिर वो बन भी जाते हैं, इसी को आदर्शीकृत आत्म या अहम आदर्श भी कहा जाता है। तो आदर्श अहम अलग है। अगला आता है तादात्मीकरण या तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन, ये आपने सुना होगा। ये एक रक्षा युक्ति के रूप में प्रयोग होता है। तादात्म्यकरण समझ लें, सामान्यतः किसी दूसरे व्यक्ति को अधिक पसंद करने या अत्यधिक सम्मान देने के फलस्वरूप अपने को भी उस व्यक्ति की तरह समझने या महसूस करने की प्रक्रिया। आप मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं और आप बिल्कुल मोदी की तरह ही खुद को समझने लगे, मतलब किसी अच्छे व्यक्ति से खुद की तुलना, तादात्म्य या तादात्म्यकरण कहलाता। अनम्यता, ये पूछा गया है, इम्पोर्टेंट, किसी व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण, हम में से हर एक कौन है, हमारी क्या भूमिकाएं हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना, यही कहलाता है अनम्यता। ये म है, इसको ध्यान रखें। विसंगत अभिवृत्ति परिवर्तन, अब एक अभिवृत्ति परिवर्तन हम पहले पढ़ चुके हैं। विसंगति अभिवृत्ति परिवर्तन क्या होता है, तो विद्यमान वर्तमान अभिवृत्ति से विपरीत दिशा में अभिवृत्ति परिवर्तन। देखो ये बता दिया था, अब उल्टा चले, वर्तमान अभिवृत्ति से आप नेगेटिव जा रहे हैं तो यह कहलाता है विसंगत अभिवृत्ति परिवर्तन। हीनता मनोग्रंथि, इसके बारे में भी पढ़ लिया है, एडलर। मनोविश्लेषण से संबंधित आपने नाम सुने होंगे, सिगमंड फ्राइड का नाम आता है, एडलर का नाम आता है, युंग आता है। अर्थात एडलर भी मनोविश्लेषण से संबंधित थे। प्रौढ़ व्यक्तियों में विकसित हीनता की वह भावना, पहले तो ये समझ लें किससे संबंधित है, प्रौढ़ता से। प्रौढ़ व्यक्तियों में विकसित हीनता की वह भावना जिसका कारण वह होता है कि वे अपने बचपन की अवधि में उत्पन्न हीनता की भावना पर नियंत्रण नहीं पा सके जब वे छोटे थे और दुनिया के बारे में उनका ज्ञान सीमित था। अर्थात एक प्रौढ़ व्यक्ति है, वह बचपन की जो हीनता थी, दुर्बलता थी, उसको याद करता है, तो ये हीनता मनोग्रंथि कहलाता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, जो बहुत सारे लोगों में होता है। अंतः समूह क्या होता है और नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, तो अंतः समूह सामाजिक सिद्धांत में ये पूछा जा सकता है, ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कोई व्यक्ति अपना समूह समझता है और उससे जुड़ा होता है।
अर्थात जिससे अपने सारे सामाजिक व्यवहार जो प्रकट करता है वो अंतःसमूह कहलाता है। और नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है? नैमित्तिक इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, तो ऐसा उपागम जो सुझाव देता है कि भौतिक पर्यावरण का अस्तित्व मुख्यतः मनुष्य के सुख और कल्याण हेतु उपयोग के लिए है। इम्पोर्टेंट सी टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न। इसे नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य प्रश्न ऐसे आएंगे, ऐसा उपागम जो सुझाव देता है कि भौतिक पर्यावरण का अस्तित्व जो आपके सराउंडिंग है वह आपको सुख भोगने के लिए भगवान ने दिया है और आप खुद का कल्याण कीजिए, ऐसा समझना, यह कहलाता है नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य। अगली बात करेंगे हम नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ये भी इतना ही, बौद्धिक प्रगतिशीलता क्या होती है, बुद्धि क्या होती है और बुद्धि लब्धि क्या होती है। तीनों ही पॉइंट आप जानते हैं। बौद्धिक प्रतिभाशीलता, विविध प्रकार के कृत्यों में श्रेष्ठ निष्पादन आप करते हैं तो वह कहलाता है आपकी बौद्धिक प्रतिभाशीलता। बुद्धि क्या होती है? जो चुनौतियों का सामना करते समय संसाधनों का प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करने, स्वविवेक चिंतन करने और जगत को समझने की क्षमता है, वो बुद्धि कहलाती है। और बुद्धि लब्धि क्या कहलाती है? आईक्यू तो कालानुक्रमिक आयु से मानसिक आयु का अनुपात इंगित करने वाला मानकीकृत, यहाँ मानकीकृत शब्द है, बुद्धि परीक्षणों से प्राप्त एक सूचकांक है। तो बुद्धि लब्धि क्या है? एक सूचकांक है। किस प्रकार का सूचकांक है? मानकीकृत है। किसका अनुपात है? कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु का अनुपात है। तो सत्य असत्य में ये भी पूछे जा सकते हैं। बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं? अभिरुचि क्या होती है? और इसके साथ है आपका साक्षात्कार और अंतर्मुखता क्या होती है। बहिर्मुखता की बात कर ली थी। बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं? तो पहले समझ ले, बुद्धि परीक्षण वास्तव में क्या होते हैं? बुद्धि का मापन नहीं करते। बुद्धि परीक्षण में मानसिक योग्यता का स्तर का मापन किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण बुद्धि का मापन नहीं करते हैं, यह किसी व्यक्ति की मानसिक योग्यता का स्तर मापने के लिए अभिकल्पित परीक्षण है। अभिरुचि क्या होती है? तो एक या अधिक विशिष्ट क्रियाकलापों के लिए व्यक्ति की जो वरीयता होती है वो अभिरुचि कहलाती है। साक्षात्कार किसे कहते हैं? तो किसी उत्तरदाता के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए उत्तरदाता और शोधकर्ता के बीच में एक शाब्दिक अंतःक्रिया कहते हैं। प्रश्नों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप, प्रश्नों के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है, वही क्या कहलाता है? साक्षात्कार कहलाता है। अगली बात करेंगे अंतर्मुखता और काम प्रसुप्ति काल। अंतर्मुखता पहले पढ़ा था कि एक व्यक्ति अंदर के बजाय बाहर कुछ प्रकट करे तो बहिर्मुखता कहलाती है, लेकिन बहिर्मुखी के बजाय अंदर की ओर उन्मुक्त होती है अभिरुचियां, तो अंतर्मुखता कहलाती है। काम प्रसूप्ति काल फ्रायड का ये फेवरेट टॉपिक था। मनोलैंगिक अवस्थाओं में वह लैंगिक अवस्था जो कब से कब तक चलती है? 4 से 5 वर्ष की आयु से 12 वर्ष, जिसमें काम के प्रति कम अभिरुचि रहती है, अर्थात जिसमें काम भावना कम होती है, वही काम प्रसूप्ति काल कहलाता है। बिल्कुल आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट साइड की ओर चले। देखिए धैर्य बनाए रखें, बहुत लंबी क्लास है लेकिन इसमें हम सारे निपटाएंगे। काम शक्ति या लिबिडो सिगमंड फ्रायड का ही ये काम है। फ्रायड ने इस पद को प्रस्तावित किया था और फ्रायड की विचारधारा में लिबिडो कामुकता की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मात्र थी। तो यहाँ समझना लिबिडो का संबंध किससे है? कामुकता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति या कामुकता की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति। तो यहाँ आ जाएगा, दोनों ही आ जाएगा। कामुकता की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, वही इसका लिबिडो से संबंधित है। नेक्स्ट आता है जीवन कौशल, लाइफ स्किल। अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की योग्यताएं जो व्यक्ति को पर्यावरण के साथ प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने में सामर्थ्य बनाती है। मतलब जीवन कौशल का संबंध किससे है? पर्यावरण के साथ प्रभावी सामंजस्य। ये इम्पोर्टेंट, किसके साथ प्रभावी सामंजस्य हो गया? पर्यावरण के साथ प्रभावी सामंजस्य, इसी को जीवन कौशल कहा जाता है। ऑप्शन में आ जाए, अनुकूलन कहा जाता है, उपबोधन कहा जाता है, जीवन कौशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण के साथ प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ बनाती है, ये जीवन कौशल कहलाती है। जीवन शैली क्या होती है? ध्यान क्या होता है? और मानसिक आयु क्या होती है? तो स्वास्थ्य मनोविज्ञान के संदर्भ में व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाले निर्णयों और व्यवहारों का समग्र प्रतिरूप है, वो जीवन शैली कहलाता है। इम्पोर्टेंट नहीं है। ध्यान क्या होता है?
अपनी एकाग्रता को अंतर्मुखी करने और चेतना की परिवर्तित अवस्था को प्राप्त करने की तकनीक है, वह ध्यान कहलाती है। अब देखिए परिभाषा, ध्यान का मतलब ये हो गया आपका आंखें बंद करके बैठ गई, ये ध्यान नहीं होता है। मानसिक आयु क्या होता है, तो आयु के रूप में अभिव्यक्त बौद्धिक कार्यशीलता का मापक, ये इंपॉर्टेंट। मानसिक आयु क्या होती है, तो बौद्धिक कार्यशीलता का मापक होती है, वही मानसिक आयु कहलाती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, मानसिक मंदन, मॉडलिंग और प्रतिरूपण, ये तीन क्या होते हैं, तो मानसिक मंदन का मेंटल रिटार्डेशन, एमआर बालक, बुद्धि की औसत से भी कम, आपकी जो बुद्धि है औसत से भी कम कार्यशीलता बुद्धि की तथा उसके साथ की अनुकूली व्यवहार में अनेक कोटि की न्यूनता की विद्यमानता ही मानसिक मंदन कहलाती है। मॉडलिंग या प्रतिरूपण अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित है। अधिगम की एक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति दूसरे को देखकर और उनका अनुकरण करके अनुक्रियाएं अर्जित करता है, अर्थात इसी को बोला जाता है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम कहलाता है। भाव दशा विकार, मूड डिसऑर्डर, इसको हमने आपको समझाया था संवेग। एक संवेग तेजी से उत्पन्न होते हैं लेकिन शांत बहुत धीरे धीरे होते हैं, और जब शांत हो जाते हैं तो आपका कोई ना कोई मूड छोड़ जाते हैं। तो किसी व्यक्ति की सांवेगिक अवस्था को प्रभावित करने वाला विकार जिसमें अवसाद और द्विध्रुवीय विकार भी शामिल हैं, इसी को बोला जाता है मूड डिसऑर्डर, भाव दशा विकार। इंपॉर्टेंट नामों से आपको समझना है। प्रसामान्य संभावना वक्र, आपने बिल्कुल ऐसा एक वक्र पढ़ा होगा, प्रसामान्यता वक्र। इसको क्या, सममितीय घंटाकार आवृत्ति वितरण इस प्रकार से होता है जिसके दोनों सिरे तो नीचे होते हैं और बीच का सिरा क्या होता है, ऊपरी उठा हुआ होता है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, समझना इसको। प्रसामान्यता संभावना वक्र, इसको यहाँ समझें कि दोनों छोर होते हैं, दोनों छोर की ओर समानुपातिक ढंग से कम होते जाते हैं और बहुत सी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं इसी रूप में विस्तृत है। मतलब ऐसे होता है घंटी आकार, दोनों छोर है वो समानुपातिक रूप से क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। इधर जितना कम हुआ उतना ही इधर कम हुआ, और बुद्धि के वितरण में ये और विभिन्नताओं में इस वक्र का प्रयोग आपने सुना होगा। मानक क्या होते हैं, तो परीक्षण निष्पादन के मानक जो अन्य परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के साथ किसी एक परीक्षार्थी के प्राप्तांकों की तुलना का आधार प्रदान करते हैं, वह मानक कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करें मनोग्रसित बाध्यता विकार, आशावाद क्या होता है, तो सबसे पहले मनोग्रसित बाध्यता विकार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको OCD भी बोला जाता है। ऐसा विकार जिसमें मनोग्रस्तियों के लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात बहुत सारे विकारों का समूह हो जाता है। आशावाद किसे कहते हैं, तो सुखद अनुभवों को प्राप्त करने, याद रखने तथा उनके प्रत्याशा करने की प्रवृत्ति होती है, आशावाद कहलाता है। बाह्य समूह क्या कहलाते हैं, तो आंतरिक समूह पढ़ा था। व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं है वह समूह क्या कहलाता है, बाह्य समूह कहलाता है। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं हम क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है। निष्पादन परीक्षण किसे कहते हैं, व्यक्तिगत अनम्यता क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, और अनुनम्यता क्या किसे कहते हैं। निष्पादन परीक्षण का मतलब है ऐसा परीक्षण जिसमें भाषा की न्यूनता होती है। बुद्धि परीक्षण में आप पढ़े होंगे भाषा की भूमिका न्यूनतम होती है क्योंकि उस कृत्य में वाचिक अनुक्रियाओं की अपेक्षा गत्यात्मक और पेशीय अनुक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो निष्पादन परीक्षण किससे संबंधित है, गत्यात्मक पक्ष से और पेशीय अनुक्रियाओं से संबंधित है। इंपॉर्टेंट ये भी। व्यक्तिगत अनम्यता किसे कहते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी, किसी व्यक्ति की सबसे अलग सबसे भिन्न प्राणी के रूप में पहचाने वह व्यक्तिगत अनम्यता कहलाती है, व्यक्तिगत प्रभावशीलता नहीं कहलाती। जैसे कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ कि नहीं हूँ, ये आप निर्णय करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत अनम्यता है वह किसी भी व्यक्ति की सबसे अलग छवि है, उसी के रूप में ये जानी जाती है। और एक नाम आता है अनुनयता, वह स्तर या मात्रा जहाँ तक लोगों को उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए सहमत किया जा सकता है कि एक व्यक्ति में सुधार लाना है तो सुधार की एक सीमा तक उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बाद तो वह लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। तो यहाँ पे यह याद रखना है कि व्यक्तियों में अभिवृत्ति में परिवर्तन करने की वह सीमा जिसमें उसे सहमत किया जा सकता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, अनुनयता के नाम से जाना जाता है। तो अनुनयता, ये प्रश्न CTET में पूछा गया है। लैंगिक अवस्था सिगमंड फ्राइड की है।
फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं में जो तीसरी अवस्था बताई थी, जो 5 वर्ष की आयु में शुरू होती है, जब सुख का अनुभव जन्नांगों से केंद्रित होता है और बालक व बालिका दोनों ओडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का मतलब यहाँ पे अनुभव करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, लैंगिक अवस्था। नेक्स्ट बात करें, इंपॉर्टेंट है, दुर्भीति क्या होती है, यानी कि फोबिया। अब फोबिया है अवांछित डर होता नहीं है फिर भी होता है, मतलब जिसमें व्यक्ति को अत्यंत कम या बिल्कुल खतरा नहीं रहता। ऐसी वस्तु से भी अगर वह डरने लगे, तर्कहीन भय, किससे, जिससे खतरा नहीं है उनसे भी डरे, तो यह कहलाता है फोबिया, जिसको दुर्भीति बोलते हैं। भौतिक वातावरण, ठीक है, आप जानते होंगे भौतिक वातावरण किसे कहते हैं। योजना या नियोजन, तो ये बुद्धि के 5 मॉडल से संबंधित हैं। इसमें नियोजन में लक्ष्य निर्धारित करना, युक्ति का चयन करना और लक्ष्योन्मुख और अनुवीक्षण आदि स्थित है। सकारात्मक संबंध क्या होता है, सकारात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, तो इसको समझ लें। इसमें एक सदस्य स्वस्थ शरीर, अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध है। ये जीवन में सौदेश्यता की भावना और दबाव, अभिघात और परिवर्तन के प्रति सहायता निहित होती है, वह कहलाता है सकारात्मक स्वास्थ्य। मतलब बिल्कुल वह अंतर रूपी, मतलब इंटरनल है, वो मोटिवेट होता है। लेकिन ये ज़रूर याद रखें, 2 चीज़ें आ रही है। एक तो है अभिघातज उत्तर दबाव विकार, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अक्सर ये उन व्यक्तियों में होता है जो किसी बड़ी प्राकृतिक विपदा से बाहर निकल के आए हैं। भूकंप या बाढ़ जैसी विपदा के पश्चात लोगों में उत्पन्न होने वाले लक्षणों के प्रतिरूप, जिसमें दुश्चिंता प्रतिक्रिया, तनाव होता है, दुस्वप्न होते हैं और अवसाद आदि हो जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा एम्फान, अभी अभी एक तूफान आया। इस एम्फान में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ, इतना भयावह दृश्य देखा कि उस दृश्य से उबर कर ही बाहर नहीं आ रहे। तो इसे बोलते हैं अभिघातज उत्तर दबाव विकार। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, जो आपका मेरे प्रति है कि क्या पढ़ाते होंगे, फिर भी सामान्यतया नकारात्मक अभिवृत्ति, यहाँ पे नकारात्मक अभिवृत्ति वाला ऐसा पूर्व निर्णय जो असत्यापित होता है और प्रायः किसी समूह के विरुद्ध होता है। मतलब पूर्वाग्रह एक नकारात्मक अभिवृत्ति है और किस प्रकार का पूर्व निर्णय है, असत्यापित पूर्ण निर्णय है। तो इसको भी ज़रूर याद रखें। एक बच गया प्रथम प्रभाव, तो पहले प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका है, वो प्रथम प्रभाव कहलाती है। नेक्स्ट बात करें, प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, तो प्राथमिक समूह का मतलब है वह समूह जिसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते हैं और जिसमें सभी सदस्य कम से कम किसी एक अवसर पर आपस में मिलते हैं, यह कहलाता है प्राथमिक समूह। सामाजिक विकास में यह आएगा। समस्या समाधान व्यवहार बहुत इजी है, किसी प्राणी और उसके लक्ष्य की प्राप्ति के बीच आने वाली भौतिक या संप्रत्यात्मक बाधाओं को दूर करने में निहित क्रियाकलाप और मानसिक क्रियाएं हैं, वह समस्या समाधान व्यवहार कहलाती है, यानी कि मानसिक क्रिया है। पर्यावरण उन्मुख व्यवहार क्या होता है, तो पर्यावरण की रक्षा के प्रति मनुष्यों की तत्परता या उनकी क्रियाकलाप है, वो पर्यावरण उन्मुख व्यवहार कहलाते हैं। प्रक्षेपण किसे कहते हैं, तो ये एक रक्षा युक्ति है। एक ऐसी रक्षा युक्ति स्वयं अपने विशेषकों, अभिवृत्तियों, आत्मनिष्ठ प्रक्रियाओं को अनजाने ही दूसरों पर गुणारोपण करने की प्रक्रिया है, वही प्रक्षेपण कहलाती है। प्रक्षेपी तकनीकें क्या होती है, तो ये एक टेक्निक है जिसके बारे में चेतन अचेतन से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। किसी व्यक्ति का अपना संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, एक तो दृष्टिकोण शब्द है, या उसमें रहकर किस प्रकार व्यवहार करता है, इस संबंध में उसकी लक्षण विधाओं के आधार पर विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पष्ट, अनेकार्थी, असंरचित उद्दीपक विषयों अथवा स्थितियों का उपयोग करना। मतलब व्यक्ति की भावनाओं को जानने के लिए किसी बाह्य उद्दीपक का आप सहारा ले रहे हैं, तो ये प्रक्षेपी तकनीकें कहलाती है। समाजोन्मुख या समाजोपकारी व्यवहार, तो किसी बिना बाहरी दबाव के, बिना किसी पुरस्कार के, बिना प्रतिफल की आशा के दूसरों के भलाई के लिए किया गया व्यवहार ही क्या कहलाता है, प्रो सोशल बिहेवियर। आद्य रूप आया है, पहले एक रूप आपने पढ़ा होगा, एक दूसरा रूप यह है किसी श्रेणी के रूप में एक अन्विति योजना जो किसी वस्तु या व्यक्ति की सभी संभावित गुणवत्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हो। इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है आद्य रूप। नेक्स्ट चर्चा करें हम, तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, वह है सानिध्य, प्रॉक्सिमिटी। सानिध्य प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, इसका संबंध किससे है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से है।
सानिध्य का संबंध गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से है, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का एक सिद्धांत कि अत्यंत निकट आने वाले उद्दीपक एवं समूह के रूप में प्रत्यक्षित होते हैं, और इसी को आगे बढ़ाया था एडविन गुथरी ने। एडविन गुथरी का समीपता का सिद्धांत भी आपके लिए है। मनोगतिक उपागम क्या होते हैं? साइकोडायनेमिक अप्रोच, एक उपागम जो अभिप्रेरकों या अंतर्नोदों के अनुसार व्यवहार की व्याख्या करने का प्रयास करता है, मनोगतिक उपागम कहलाता है। और मनोगतिक चिकित्सा क्या होती है? तो मनोगतिक चिकित्सा है वह सबसे पहले फ्रायड द्वारा प्रतिपादित की गई थी। यह चिकित्सा इस आधारिका पर आश्रित है कि अपसामान्य व्यवहार के मूल प्रेरक अनसुलझे विगत अंतर्द्वंद्व होते हैं, और इनकी संभावना रहती है कि अस्वीकार्य अचेतन आवेग चेतना में प्रवेश करेंगे। इसको ऐसे समझ लें, अचेतन की बातों को चेतन में लाना ही मनोविश्लेषण है, और इस चिकित्सा पद्धति को क्या कहा जाता है? मनोगतिक चिकित्सा कहा जाता है। ये ज़रूर ध्यान रखें। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ये ध्यान नहीं रखना। मन चिकित्सा, ये भी याद नहीं रखना। संवेग तर्क चिकित्सा, ये पूछा जाता है। संवेग तर्क चिकित्सा क्या होती है? इसको बोला गया है RET, रैशनल इमोटिव थेरेपी। अल्बर्ट एलिस द्वारा विकसित, इसे विकसित किसने किया था? अल्बर्ट एलिस ने। एक चिकित्सा पद्धति, यह तर्कहीन समस्या उत्पादक दृष्टिकोणों के स्थान पर अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करती है। मतलब आपके नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करना है, यही कहलाता है संवेग तर्क चिकित्सा। नकारात्मक दृष्टिकोण को सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करना, तो ये आपको संवेग तर्क चिकित्सा के बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, अब कुछ ही बचा है। युक्तिकरण क्या होता है? तो युक्तिकरण है वह एक रक्षा युक्ति है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रतिक्रिया निर्माण एक रक्षा युक्ति है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं आसन्नता प्रभाव क्या होता है? तो आसन्नता प्रभाव का अर्थ होता है सबसे अंत में प्राप्त होने वाली सूचना की प्रबल भूमिका। पहले पढ़े थे प्रथम प्रभाव, अब आसन्न प्रभाव क्या होता है? तो ये होता है प्रतिगमन एक रक्षा युक्ति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की किसी पूर्व अवस्था के व्यवहार को अपना लेता है। यह पद सांख्यिकी में भी प्रयुक्त होता है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां सहसंबंधों की सहायता से पूर्व कथन किया जा सकता है। प्रतिगमन में हमेशा पूर्व कथन निहित होता है। एक प्रश्न ये पूछा गया था पुनर्स्थापन या पुनर्वास, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी बीमारी या आपराधिक घटना के उपरांत व्यक्ति को सामान्य यथासंभव संतोषजनक स्थिति में स्थापित करना, और ये सबसे ज़्यादा काम आता है अपराधी बालक के लिए, और दूसरा आता है मानसिक रोगियों के लिए। यह क्रिया सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है। विश्रांति प्रशिक्षण किसे कहते हैं? तो एक प्रक्रिया जिसमें सेवार्थी को अपने शरीर के सारे तनाव को निर्मुक्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। टेंशन छोड़ दीजिए और बिल्कुल लंबी सांस लीजिए, ऐसा कहते हैं। दमन है वह रक्षा युक्ति है। स्थिति स्थापन किसे कहते हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चुनौतीपूर्ण जीवन दशाओं में भी सकारात्मक समायोजन बनाए रखना इम्पोर्टेंट। मतलब आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, यानी कि सकारात्मक समायोजन ही बनाए रखते, यह कहलाता है स्थिति स्थापन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे अगले बिंदु की, वह है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या है? मनोविश्लेषण में रोगी द्वारा उपचार को अवरुद्ध करने के लिए किया गया प्रयास। रोगी है वह खुद का इलाज नहीं करवाना चाहता, तो ये प्रतिरोध कहलाता है। भूमिकाएं क्या होती है? रोल्स। सामाजिक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय जो किसी व्यक्ति द्वारा समाज में अपनी स्थिति या हैसियत के अनुसार लिए जाने वाले अपेक्षित व्यवहार को इंगित करता है। मतलब व्यक्ति की समाज में जो हैसियत है वही भूमिकाएं कहलाती है। बलि का बकरा, ठीक है। अन्विति योजना क्या होती है? इंपॉर्टेंट अगला, इसी को बोलते हैं स्कीमा। देखिए स्कीमा वर्ड है वह आपको जीन पियाजे के सिद्धांत में मिलेगा, लेकिन इसको क्या बोला गया है? अन्विति योजना। हिंदी में इसको अन्विति योजना बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। एक मानसिक संरचना जो सामाजिक संज्ञान को निर्देशित करती है। मनोविदलता किसे कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सिजोफेनिया। इंपॉर्टेंट, सिजोफेनिया। मनस्तापी प्रतिक्रियाओं का समूह जिसमें समाकलित व्यक्तित्व कार्यशीलता विघटित हो जाती है। मतलब आपके व्यक्तित्व का जो इंटीग्रेशन था
वह समाप्त हो जाएगा, वो विश्लेषित हो जाएगा और वास्तविकता से व्यक्ति है वो निवर्तन करने लगेगा, सांवेगिक अवरोध आ जाएगा, ये द है, तथा विरूपण एवं विचार व व्यवहार विक्षुब्ध हो जाता है। मतलब यहाँ रोगी है वो बिल्कुल कैसा हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। अगली बात करें आत्मसिद्धि, तो आपने हसबर्ग मास्लो का सिद्धांत पढ़ा होगा कि जब व्यक्ति है वो अपने अंत की मतलब पूर्णता की ओर जाता है, आत्मसंपूर्णता की दशा जिसमें व्यक्ति अपने उच्चतम संभावित लक्ष्य को अपने विशिष्ट तरीके से प्राप्त कर लेते, इसी को बोले जा आत्मसिद्धि। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने अभिप्रेरकों, विभवताओं और परिसीमाओं के प्रति अंतर्दृष्टि है, वही आत्म जागरूकता कहलाती है। आत्म सक्षमता किसे कहते हैं, तो अपनी निजी प्रभाविता के बारे में व्यक्ति के विश्वास के लिए अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रयुक्त शब्द आत्म सक्षमता, सेल्फ एफिशिएंसी बोलते हैं। यह प्रत्याशा कि कोई व्यक्ति किसी स्थिति पर पूर्ण आधिपत्य कर सकता है तथा सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है, इसी को बोला गया है आत्म सक्षमता। मतलब एक व्यक्ति की यह उम्मीद कि वह कुछ भी कर सकता है और उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, यही कहलाती है आत्म सक्षमता। इंपॉर्टेंट था ये भी आत्म सक्षमता। नेक्स्ट चलते हैं, उसमें है आत्मसम्मान किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति का अपनी निजी योग्यताओं के बारे में व्यक्तिगत निर्णय। एक सकारात्मक नकारात्मक विमा पर अपने प्रति स्वयं की अभिवृत्ति, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आत्मसम्मान में, बिल्कुल याद रखें। स्वतः साधक भविष्योक्ति, मतलब स्वयं का निर्णय भविष्य के प्रति क्या होता है, इसको भी याद रखें। इस ढंग से व्यवहार करना जो दूसरे द्वारा किए गए भविष्य कथन की पुष्टि करता हो, अर्थात दूसरे व्यक्ति जैसी अपेक्षा करते हैं वैसा व्यवहार करना, यह कहलाता है स्वतः साधक भविष्योक्ति। आत्मनियमन किसे कहते हैं, तो यह स्वयं अपने व्यवहार का सुयोजन और अनुवीक्षण करने की हमारी योग्यता का उल्लेख करता है। संवेदनशीलता किसे कहते हैं, तो अत्यंत निम्न स्तर के भौतिक उद्दीपन पर अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति। छोटी सी छोटी चीज के प्रति भी आप अनुक्रिया करते हैं तो यह आपकी सेंसिटिविटी कहलाती है। अभिवृत्ति की सरलता या जटिलता जिसको बोलते हैं बहुविधता, ठीक है ना, मल्टीप्लेक्सिटी, या तो संपूर्ण अभिवृत्ति में कोई अकेली या बहुत कम उप अभिवृत्तियां निहित होती है, या इसमें अनेक उप अभिवृत्तियां निहित होती है, मतलब एक अभिवृत्ति की बहुत सारी विमाएं होती है, यह कहा गया था। सहकालिक प्रक्रमण, यह आपने 5 मॉडल में पढ़ा होगा। स्थितिवाद क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। सामाजिक संज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संज्ञान वे प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से हम सामाजिक सूचनाओं से अवगत होते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं और उसे याद रखते हैं और बाद में उसका उपयोग, बिल्कुल समझे इसको ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम सामाजिक सूचनाओं से अवगत होते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको याद रखते हैं और बाद में उसका उपयोग है, वह अन्य लोगों तथा स्वयं के ठीक से समझने में करते हैं। मतलब ऐसी अभिव्यक्तियां जो लोगों को और स्वयं को ठीक से समझने में सहायता करती है। अगली बात करें सामाजिक सुकरीकरण, ये पूछा गया है। सुकरीकरण, फैसिलेशन, अन्य लोगों या श्रोतागण की उपस्थिति में अपने निष्पादन में सुधार करने की लोगों की प्रवृत्ति। देखिए, एक पहले पढ़े थे नकारात्मक अवधारणा, मूल्यांकन बोध, और मूल्यांकन बोध का उल्टा क्या होता है, सामाजिकरण, सामाजिक सुकरीकरण होता है, तो इसको आपको याद रखना है। सामाजिक अनम्यता या अस्मिता, ये पूछा गया है। एक व्यक्ति की अपने बारे में यह परिभाषा कि वह कौन है, इसमें विभिन्न समूह की सदस्यता के साथ साथ व्यक्ति गुण यानी कि आत्मसंप्रत्यय भी सम्मिलित होता है। सामाजिक प्रावरोध, ये कहते हैं कि जब किसी आचरण पर समाज प्रतिबंध लगा दे तो किसी आचरण पर सामाजिक संयम या नियंत्रण सामाजिक अवरोध की श्रेणी में आता है। सामाजिक स्वेराचार, किसी समूह में प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति यह सोचकर कि दूसरे व्यक्ति कार्य में अपना प्रयास लगा ही रहे होंगे, स्वयं अपना प्रयास कम कर देता है, निठल्ला हो जाता है। दूसरा काम कर रहा है, मैं काम क्यों करूं, यह कहलाता है सामाजिक स्वेराचार। इसको सोशल लॉफिंग कहा जाता है, ये लॉफिंग आपको याद रखनी है, ठीक है। सामाजिक अवलंब किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति को, देखना ये भी, किसी व्यक्ति को दूसरे लोगों से यह ज्ञात होता है कि लोग उससे प्रेम करते हैं, उसकी परवाह करते और उसका सम्मान करते। यह जानकारी संचार के जाल और पारस्परिक आभार का अंश होती है। सामाजिक अवलंब का मतलब है
कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ये पता चलता है कि लोग उसको भाव देते हैं, प्रेम करते हैं, परवाह करते हैं, ये सामाजिक अवलंब कहलाता है। कार्य रूप विकार किसे कहते हैं? तो किसी पहचानने योग्य आंगिक कारण के न रहते हुए भी शरीर में किसी बीमारी या अशक्तता हो जाने की स्थिति, इसे कहा जाता है कार्य रूप विकार। प्रतिष्ठा और हैसियत किसे कहते हैं? स्टेटस। ये तो ठीक है, आपका स्टेटस समाज में कैसा वो पता होगा आपको। नेक्स्ट लास्ट है ये रूढ़ धारणा किसे कहते हैं? तो रूढ़ धारणा का मतलब होता है किसी विशिष्ट समूह के बारे में अति सामान्यीकृत और असत्यापित आदि रूप रूढ़ धारणा कहलाता है। दबाव किसे कहते हैं? तो ऐसी घटनाओं के प्रति हमारी अनुक्रिया जो हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कार्यशीलता को कम कर देती है, विघटित कर देती है या विघटित करने की धमकी देती है, यह दबाव कहलाता है। दबाव कारक क्या होते हैं? संरचना क्या होती है? आनुकारिक प्रक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है। पास मॉडल में संज्ञानात्मक प्रत्यक्षण जिसमें उद्दीपक, ये उद्दीपक है, उद्दीपक स्थिति के घटकों पर क्रमिक ढंग से अनुक्रिया की जाती है। सुपर ईगो आप पढ़ चुके हैं, सुपर ईगो अंतिम संरचना है व्यक्तित्व की। पृष्ठ विशेषक, ये भी ठीक है। शील गुण क्या होते हैं? समलक्षण क्या होता है? सिंड्रोम, किसी विकार के साथ साथ प्रकट होने वाले लक्षणों का समूह या प्रतिरूप जो इस विकार के विशिष्ट चित्र का प्रतिनिधित्व करता है, समलक्षण कहलाता है। और लास्ट है अशर्त सकारात्मक आदर, अचेतन अभिव्यक्ति की कर्षण शक्ति, मूल्य, शाब्दिक परीक्षण, ये सब चीज़ें हैं अब आपको नोट्स में दी जाएंगी, आप इनका अध्ययन करेंगे। ये नोट्स हम आप पीडीएफ के रूप में दे रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों की व्याख्या की जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू।